बच्चों, आप बताओ क्या ये दोनों सवाल का जवाब दे सकते हो? ये क्लॉक सा क्या बना रखा है 28 डेज, ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ना ही ये पीक ए पीक बी, ये वाला भी एनसीईआरटी में है। तो क्या ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? अब मैम फिर से कहेंगे ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई का नया पैटर्न है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अभी तक आए 2024-25 के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, और थ्योरी को भी हम साथ में पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स गो। तो रिप्रोडक्शन की जो पूरी यूनिट है वो 16 मार्क्स की आती है। इस चैप्टर में से अभी तक 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से लास्ट ईयर 3 मार्क के क्वेश्चन ही आए थे, बट ये वेरी कर सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चैप्टर जो है उसमें से कम वेटेज का है, बराबर है। ठीक है, अब आता है हमारे पास में इसे हम क्या देखेंगे, गेमीट का फॉर्मेशन देखते हैं, देन गेमीट का ट्रांसफर देखेंगे, मेल गेमीट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा जिससे आपको जाइगोट मिलेगा। देन जाइगोट के अंदर डिवीजन होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है जो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। देन उसका डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो के अंदर में, एंड अल्टीमेटली एम्ब्रियो की जो बेबी होता है उसका डिलीवरी होती है, इसको हम कहते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखते जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आता है एक पेयर आता है टेस्टिस का। ये टेस्टिस लोकेटेड होती है स्क्रॉटम के अंदर में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों होती है? क्योंकि स्क्रॉटम इनको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर ये टेस्टिस का आप स्ट्रक्चर देखते हो तो हर टेस्टी के अंदर में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस टिब्यूल्स होती है। सेमिनिफरस टिब्यूल्स के बाहर जो स्पेस होगी उसका हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। सेमिनिफरस टिब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती है, एक होती है मेल जर्म सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल डिप्लॉयड होती है, इनमें मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल इन मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो लेडिक सेल होती है, लेडिक सेल का काम होता है एंड्रोजन को सिंथेसाइज करना एंड सिक्रीट करना। ठीक है, अब ये जो इतना सा मैंने नोट आपको बनाया है, इसी में से आपका सवाल आया है 2025 में, पूछा गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आपको बता देना है टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ कौन सी सेल थी, उनके रोल क्या थे। देखो कितना आसान है ना, कितना आसान तरीके से आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसके एक्सेसरी डक्ट्स देखते हैं। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है हमारे पास में, ये ओपन होती है रेटी टेस्टिस के अंदर में। रेटी टेस्टिस के बाद में आता है हमारे पास में वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ओपन होता है एपिडिडाइमस में, एंड एपिडिडाइमस विल लीड टू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऊपर जाएगी एंड कॉइल अराउंड होगी यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड में। अब इसको और अच्छे से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये वास डिफरेंस यहाँ से निकल रही है, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड कॉइल होती है। यहाँ पे सेमिनिफेर हमारे पास में आ गई है सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल होती है, इसके अंदर से हमारे पास में जो ट्यूब होती है अलोंग विद दिस वास डिफरेंस फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जाके मर्ज हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर की जो ट्यूब होती है यूरेथ्रा के साथ में। एंड इसके अंदर में और हम किसका सिक्रीशन मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एंड यूरेथ्रल ग्लैंड का। यूरेथ्रा बाहर ओपन आउट हो जाएगा तो यूरेथ्रल मीटस। अब यहाँ पे आप जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हो वो होता है पीनस। पीनस के अंदर में जो फ्रंट के अंदर स्वोलन पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ग्लास पीनस, जो कवर होता है स्किन के फोल्ड से, जो लूज फोल्ड ऑफ टिश्यूज होता है जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है। अब ये जो 3 हमारे पास में ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये बनाती है सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है कैल्शियम में, फ्रक्टोज में एंड कुछ एंजाइम्स के अंदर में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस भी सिक्रीट करता है जो पीनस के लिब्रिकेशन के अंदर में हेल्प करता है। तो इसी डायग्राम में एक्सेसरी डक्ट्स भी आ गई, जो थी रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस। इसी के अंदर में हमारे पास में ग्लैंड्स भी आ गई, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सारा का सारा इस डायग्राम में कवर कर चुकी हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे रिटन है, कोई भी चीज मैंने इसके अंदर में नहीं छोड़ी है। अब इसी पे ही आपका 2025 के अंदर में क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या था, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन थे, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट्स बताने थे विद रेफरेंस टू एक्सेसरी डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू रेडी टेस्टिस देन इनटू वास डिफरेंस। क्या ये सही है गलत है? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेडी टेस्टिस में ओपन होती है, देन वास एफरेंशिया होता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। वास एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस, तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एपिडिडाइमस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड्स इनटू एब्डोमेन, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है वास डिफरेंस के अंदर में डक्ट आती है प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड वो यूरेथ्रा में ओपन होता है एजैकुलेटेड डक्ट, ये तो गलत है, क्योंकि वास डिफरेंस हमने देखा था सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ में कंबाइन हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड्स टू द पीनस थ्रू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ये भी सही है। तो क्या क्या सही थे हमारे पास में, ऑप्शन जो हमारे पास में सही थे वो थे सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड
फिफ्थ ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन थे। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट भी देखोगे तो यहीं से दिया गया है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे से आपके स्टेटमेंट उठाए गए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। अब आपसे यहाँ पे पूछा है नेम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, तो बता सकते हो अपनी लैंग्वेज में कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स होती है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एफएसएच, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, तो आई होप अब आप इजीली बता पाओगे। अब हमारे पास में ये आता है सेमिनिफेरस टिब्यूल का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू आता है, जिसमें आपको दिख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 2025 में इसमें से क्वेश्चन आया, बट ये वाला डायग्राम नहीं बनाना था, एनलार्ज्ड व्यू पूछा आपसे सेमिनिफेरस टिब्यूल का, जो पेज नंबर 31 पे है, फिगर 2.5, जहाँ पे आपको ये सारी सेल्स क्या करनी थी, मार्क करनी थी। सेकंड पार्ट है व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, तो सेमिनल प्लाज्मा हमने देखा, ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा। और क्या पूछा, इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे तो बता दो, कैल्शियम हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एंजाइम्स हो गया। सीमन से कैसे अलग होता है, सीमन के अंदर में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा के साथ में स्पर्म भी होता है, जबकि सेमिनल प्लाज्मा सिर्फ इन ग्लैंड का सिक्रेशन है और सीमन के अंदर में स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है सेमिनल प्लाज्मा में एंड सीमन के अंदर में, सो दैट इज द डिफरेंस। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डायग्राम के अंदर में ही मार्क करके सब कुछ हो चुका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास में आता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने सारी चीजें बेटा डायग्राम के अंदर में मार्क कर दी है, तुम लाइन बाय लाइन रीड करके देख सकते हो, सारी चीजें तुम्हें एज इट इज बनेगी जो मैंने डायग्राम में मार्क करी है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास में क्या होता है, एक पेयर होता है ओवरी का, एक पेयर होता है फेलोपियन ट्यूब का, एक यूट्रस होता है हमारे पास में, सर्विक्स होगा एंड वजाइना होगा हमारे पास में। अब इसके अंदर में एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन बनाता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना मिलके फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाते हैं। अब ये जो ओवरी होती है ये लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होगी, किससे, जो हमारा यूट्रस है उससे, एज वेल एज पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ये वाला सवाल भी आपका आ चुका है एग्जामिनेशन के अंदर में, 24 में या 25 में किसी में आया था, है ना, लिगामेंट वाला आपसे पूछा था, लिगामेंट टेंडन सारे ऑप्शन दिए थे। तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब के क्या क्या पोर्शन है, जो फ्रंट वाइडर पोर्शन है इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं फिम्बरी, जो ओवम को कनेक्शन के काम में आते हैं। देन हमारे पास में वाइडर एम्प्यूला होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, नैरो ल्यूमन वाला हमारे पास में स्टेमस पोर्शन होता है। ठीक है, यूट्रस को अगर हम देखेंगे तो 3 लेयर है हमारे पास में, आउटर मोस्ट थिन पेरीमेट्रियम होती है हमारे पास में, मिडल स्मूथ मसल से बनी हुई थोड़ी थिक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम शेड होती है, बच्चे के जन्म के दौरान मायोमेट्रियम में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एंड बेबी पुश आउट होता है। ठीक है, अब हमारे पास में ये आता है यूट्रस ओपन हो रहा है सर्विक्स के अंदर में, सर्विक्स के बाद में है वजाइना, सीक्वेंस याद रखना है। सर्विक्स की कैविटी को हम कहते हैं सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, जहां से बच्चे का बर्थ होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जितना भी ऊपर के पैराग्राफ में या ये बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है, सारे के सारे डायग्राम में मैं ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे सवाल क्या है आपका, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडल वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल यूट्रस। इनर वॉल क्या थी, एंडोमेट्रियम, मिडल वॉल क्या थी, मायोमेट्रियम। रोल क्या बता दोगे, एंडोमेट्रियम साइकिल चेंजेस अंडरगो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मायोमेट्रियम अंडरगोज रिगरस कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोसेस। राइट द लोकेशन ऑफ फेमरी एंड फंक्शन ऑफ फेमरी, फेमरी का लोकेशन क्या होता है, इनफंडिबुलम का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां पे फेमरी प्रेजेंट होते हैं। फेमरी का फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम होता है। कितना आसान है, देखो सब कुछ एक डायग्राम के थ्रू, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ओवरी के दो काम होते हैं, फीमेल गेनिक बनाना, दूसरी स्टीरॉयड हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसके बारे में भी सब कुछ मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलियम हमारे पास में आता है मॉस प्यूबस, जो ऊपर का पोर्शन है, जो फैटी टिश्यू का एक कुशन होता है जहां पे प्यूबिक हेयर्स भी हमारे पास में प्रेजेंट है। देन हमारे पास में आता है लेबिया मजोरा, जो मॉस प्यूबस से एक्सटेंड होता हुआ नीचे आता है एंड वजाइना को कवर कर लेता है। ठीक है, देन हमारे पास में आता है इनर फोल्ड ऑफ टिश्यूज, फोल्ड्स है टिश्यू का, पेयर्ड फोल्ड्स है, जिनको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा कहती है। अंदर आप देख रहे हो तो वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है जो सराउंडेड होती है हाइमन लेयर से। इधर ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस। अब हाइमन को हम क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी का इंडिकेटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टोर अपार्ट नहीं होती है। कई बार जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, इन सब के दौरान भी हाइमन ब्रेकडाउन हो सकती है। तो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमन रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है वर्जिनिटी का। ठीक है, कई जो ऐसे होती हैं विमेंस जो कि सेक्सुअली एक्टिव, उनके अंदर हाइमन फिर भी परसिस्ट करता है, तो हाइमन रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है मेमरी ग्लैंड।
जितनी भी हमारे पास में मैमल्स के अंदर में, प्राइमेट मैमल्स के अंदर में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, और आपका ये 2023 में सवाल आया था लेबलिंग करने के लिए। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर में हमारे पास में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती है। हर मेमोरी लोब के अंदर में एल्वेओलिस होती है। ये एल्वेओलिस मिल्क बनाती है जो इनके ल्यूमन के अंदर में, कैविटी के अंदर में स्टोर होता है। हर एल्वेओलिस से हमारे पास में टिब्यूल्स निकलती है, ठीक है। तो हर लोब की जो टिब्यूल्स होती है, देखो मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ पे बनाया है, हर लोब में से जो टिब्यूल्स निकलती है वो फॉर्म करेगी मेमोरी डक्ट। हर लोब की मेमोरी डक्ट कंबाइन होगी और ओपन होगी वाइडर एम्प्यूला के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेमोरी डक्ट्स आ गई है हर लोब में से, ये ओपन हो रही है वाइडर एम्प्यूला के अंदर में। ये वाला जो रीजन है, एम्प्यूला लीड कर रहा है लेक्टिफेरस डक्ट के पास में, जो ओपन आउट हो जा रहा है निपल में, जहां से मिल्क सक आउट किया जाता है। तो इतना आसान ये डायग्राम है, लेबलिंग याद रखनी है इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको ये सब लेबल पूछा था, तो ये क्या है, मेमोरी लोब था फर्स्ट वाला, सेकंड एल्वेओलस था, थर्ड क्या था, लेक्टिफेरस डक्ट था। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बताना था, लेबलिंग बतानी थी, एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। सबका एक एक फंक्शन बताना है आपको। तो आप बता सकते हो किसका क्या फंक्शन होता है। हाँ, मेमोरी लॉब्स के अंदर में क्या होती है, सेल्स के क्लस्टर होते हैं जिनको हम एल्वेओली कहते हैं। एल्वेओली मिल्क बनाता है, उसके ल्यूमन के अंदर में स्टोर होता है। लेक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है निपल में, जहां से मिल्क जो होता है सक आउट हो सकता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत आसान है ना। अब लग रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कुछ आसान चैप्टर, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। अच्छा, ये वाला सवाल मैंने छोड़ दिया है ना, 2025 में आया था। क्या आया था, गिवन बिलो फ्यू स्टेटमेंट्स है यूट्रस के रिस्पेक्ट के अंदर में। पहला है मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, एकदम सही है। यूट्रस ओपन्स इनटू सर्विक्स थ्रू वजाइना, ये तो गलत है। यूट्रस, ये बोल रहा है यूट्रस है फिर वजाइना है फिर सर्विक्स है, ये तो गलत हो गया, उल्टा सीक्वेंस है। कैविटी ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, ये भी सही है, फोर्थ भी सही है, फर्स्ट सही है हमारे पास में, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। द यूट्रस इज सपोर्टेड बाय टेंडन्स, देखो टेंडन्स आ गया, टेंडन्स नहीं होगा क्या होगा, लिगामेंट होगा, तो इसलिए अपना ये गलत है। तो क्या हो गया, हमारा सही ऑप्शन हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, हमारा सही जवाब हो गया। आप बता सकते हो ना, देखो इतना छोटा सा जो स्टेटमेंट था, टेंडन है या लिगामेंट है, उससे भी आ गया, उसमें भी गड़बड़ कर सकते हो आप लोग, तो गड़बड़ नहीं करना है हमारे पास में, है ना बच्चों। अब आता है गेमेट का फॉर्मेशन, गेमेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये भी सिंपली मैं आपको डायग्राम की मदद से बताने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर में, तो हमारे पास में क्या आती है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होती है। ये क्या करेगी, माइटोटिकली हमारे पास में डिवाइड करती है, एंड डिप्लॉइड है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी। इनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं उनके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, जो बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगी वो किस में कन्वर्ट होती है, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होती है, एंड स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, स्पर्मेटोजोआ के अंदर में होता है, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जिस प्रोसेस से ये जो स्पर्म बाहर आते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, इसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो ये दो प्रोसेस हो गए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में, एंड रिलीज होने को हम कहते हैं स्पर्मिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है जिसका आपको 2025 में सवाल आया कि एनलार्ज व्यू बताओ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। अब हमारे पास में आते हैं हार्मोन्स का क्या रोल है, जो बहुत बार पूछा है, एलएच एंड एफएसएच का मेल्स में रोल और फीमेल्स में रोल। पहले हमारे पास में आता है मेल्स के अंदर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, एंड गोनाडोट्रोफिन दैट इज एलएच एंड एफएसएच का सिक्रीशन कराता है। ये एलएच जाके एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, एल से लेडिक सेल। लेडिक सेल से ये क्या कराएगा, आपको ऑलरेडी पता है, लेडिक सेल एंड्रोजन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन जो होता है उसको करता है। ये एंड्रोजन जाके एक्ट करेंगे एंड स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। वही ये जो एफएसएच है, ये सर्टली सेल के ऊपर में एक्ट करेगा एंड हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर में, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस आपको पता है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्मेशन। अब फीमेल्स के केस में अगर हम देखते हैं तो एलएच एंड एफएसएच फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड जब एलएच सर्ज होता है तो उस टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte जो होता है वो रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस। तो मैंने एक साथ आपको बता दिया है ताकि कहीं पे भी क्वेश्चन कंट्रास्ट करने का आए तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो यही सब कुछ यहाँ पे गिवन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमारे पास में आता है हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल हमारे पास में आता है। हेड के अंदर में न्यूक्लियस होगा जो कि क्या है, हेप्लॉइड है। फ्रंट पोर्शन में एक्रोसोम है जो स्पर्म लाइसिन एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन के अंदर में हेल्प करता है। मिडल पीस के अंदर में न्यूमरस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विमिंग के लिए। टेल जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। एक ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, जिसमें 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप होना चाहिए एंड 40% स्पर्म के अंदर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए ताकि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो पाए।
अब इधर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एपिडिडाइमिस, इन तीनों जो ग्लैंड थी, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इनका सिक्रीशन नेसेसरी होता है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए एंड मोटिलिटी के लिए। तो आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर में है, जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, कि एक मेल है जिसके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, तो वो किस वजह से है। तो आप बता सकते हो कि इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन कम होगा, एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन कम होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी या मैच्योरेशन क्या होगा, हमारे पास में घट जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में oogenesis का प्रोसेस, जो कि स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर में, जब मिलियंस ऑफ ओगोनिया के साथ में एक फीमेल जो होती है वो बॉर्न होती है। यहाँ पे डायग्राम की मदद से हम सब कुछ देखेंगे। तो एक फीमेल के अंदर में 10 लाख या फिर 1 मिलियन ओगोनियास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ ओगोनिया क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड बहुत कम अमाउंट में ओगोनिया मियोसिस 1 स्टेज के अंदर में एंटर करते हैं, एंड वो क्या बनाएंगे, हमारे पास में प्राइमरी oocyte बनाते हैं। ये जो प्राइमरी oocyte होती है ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंड हो जाती है, एंड बनाएगा हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल, देन और ग्रेनुलोसा लेयर्स को सराउंड करेगी, जो बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। हमारे पास में सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम प्रेजेंट होता है, दो थीका लेयर होती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना प्रेजेंट होती है ना हमारे पास में। प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल के अंदर में सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही हमारे पास में बचती है। अब हमारे पास में ये जो टर्शियरी फॉलिकल आ गया है, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है, ये साइज के अंदर में बड़ा हो चुका है। अब इसमें मियोसिस 1 जो कि अर्लियर अरेस्ट था प्रोफेज 1 के अंदर में, वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होके क्या मिलेगा आपको, एक सेकेंडरी oocyte मिलेगा और एक पोलर बॉडी होता है। सेकेंडरी oocyte कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, जबकि प्राइमरी oocyte कैसा था, हमारे पास में डिप्लॉइड था। अब ये जो सेकेंडरी oocyte था, ये अरेस्ट रहेगा मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर में। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस केस में हमारे पास में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकस के अंदर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास में रिपीट हो जाती है। यही चीज आपकी जो एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है उसमें गिवन है। ओगोनियास माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं प्राइमरी oocyte के अंदर में, जो कि अरेस्ट रहते हैं प्रोफेज 1 स्टेज के अंदर में। जब इनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। जब स्पर्म एंटर करता है एक के साइटोप्लाज्म में, तो सेकेंडरी oocyte ओवम के अंदर में, सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा हमारे स्पर्म की न्यूक्लियस के साथ में। और यही सब चीजें यहाँ पे आपको गिवन है। ये डायग्रामेटिक सेक्शन जो है ओवरी का, जिसमें 2024 में सवाल आया था, और आपको ये सारे पार्ट्स लेबल करने को बोले थे कि ब्लड वेसल लेबल करो, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte लेबल करो। तो आपको ये डायग्राम भी अच्छे से देख के रखना है। फॉलिकल्स आप अपने आप बना सकते हो, अगर आपको पता है टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम कैविटी है और कुछ ज्यादा डिफरेंसेस के अंदर में है नहीं हमारे पास में, है ना बच्चों। अब कौन सी स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड होती है ह्यूमंस के अंदर में, हाफ मार्क का क्वेश्चन था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल हमारे पास में आया था, जैसे देखो जो क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो 44 ऑटोसोम्स होंगे हमारे पास में, एंड क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होंगे, तो जो XX होगा फीमेल के केस में, XY होगा मेल के केस में। अब जब ये 23 हो गए, तो इसमें ऑटोसोम का नंबर तो 22 ही होता है बच्चों। क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कोई एक ही होता है, या तो X होगा, फीमेल के केस में सिर्फ X होता है, मेल के केस में या तो X होता है या Y होता है। इसमें सवाल आया था, बहुत आसान सवाल था, बट आप सोच नहीं सकते हो कहाँ से सवाल निकालता है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो जवाब दे पाओगे, रट्टा लगाया तो नहीं दे पाओगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर में, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में 28 से 29 डेज की साइकिल होती है। बहुत सारे सवाल आते हैं आपके इस ग्राफ पे बेस्ड, और कैसा दे देता है, ऐसा डायग्राम बना के दे दिया जो कहीं पे है ही नहीं। एनसीईआरटी में कंफ्यूज हो जाओगे। 28 दिन दे रखे, पूछा डे 1 से डे 7 क्या है, 8 से 12 क्या है, 16 से 28, 13 से 15। अब इन सब डेज में हार्मोन्स का जो लेवल है, फंक्शन है, वो भी पूछ लिया है ना। बहुत आसान है, मैं आपको समझाने वाली हूँ, और मैंने डिफरेंशिएट करके सब कुछ ऑलरेडी नोट्स के अंदर में दे रखा है। आपको ये सारे नोट्स वापस बोल रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। तो तुम्हारे लिए सारा मटेरियल मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास में स्टार्टिंग के जो डेज है 1 to 5 या 1 से 7 डेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, ब्लड वेसल्स शेड हो रही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम है यहाँ पे, फॉलिकल्स धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इतना कोई आपके पास में दिखता हुआ चेंज नहीं है। एफएसएच एंड एलएच का लेवल भी क्या है हमारे पास में, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। फॉलिकुलर फेज में आपको दिखेगा जब आपका एफएसएच एंड एलएच इंक्रीज हो रहा है, इनके इन्फ्लुएंस में जो फॉलिकल्स है वो मच्योर होगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, उससे ग्रेफिन फॉलिकल बनेगी। डेवलपिंग फॉलिकल की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट हमारे पास में बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना। और इसी एस्ट्रोजन के अमाउंट की वजह से, बढ़ते अमाउंट की वजह से एलएच का भी हमारे पास सडन सर्ज आता है, जो क्या आता है 13 से 15 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में। जब 13 से 15 डे तो एलएच का सडन सर्ज आएगा, जिसके इन्फ्लुएंस में ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। इस फेज को आप कहते हैं
ओवुलेटरी फेज कहते हो। तो यहाँ पे जो था डे से 1 to 7 क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज था, 8 to 12 फॉलिकुलर फेज था, 13 से 15 आया अपना ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज के अंदर में क्या है, एस्ट्रोजन का अमाउंट भी ज्यादा है, एलएच का एंड एफएसएच का भी आपके पास में पीक होता है, प्रोजेस्टेरॉन एकदम कम है, एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रही होती है। अब इसके बाद में आपके पास में आता है ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज के अंदर में अगर हम देखते हैं तो एफएसएच एंड एलएच का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है जो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में। एस्ट्रोजन का भी मॉडरेट अमाउंट आपको देखने के लिए मिलता है, और एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे थिकेस्ट है यहाँ पे, जो कि नेसेसरी है ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन के लिए अगर प्रेगनेंसी होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन फॉल हो जाएगा, एलएच एंड एफएसएच आप देखोगे वापस बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, एंड एंडोमेट्रियम अगेन शेड हो जाएगी। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल तो ये था, अब आप इसका जवाब दे पाओगे, ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ यहाँ पे नीचे आपको अलग से लिख के दे दिया है, किस साइकिल में यूट्रस में क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन क्या होते हैं, किसका क्या लेवल होता है। अब आपको एक और सवाल यहाँ पे केस बेस दिया गया था, केस 1 एंड केस 2 आपको दिया गया है, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है फॉर पीक ऑब्जर्व्ड इन केस 1। केस 1 में पीक ओवुलेशन हो रहा है तो एलएच रिस्पांसिबल है, यहाँ पे भी अगर ओवुलेशन हो रहा है तो पीक किसकी वजह से है, एलएच की वजह से है। इसका एक फंक्शन बता दो, इट इज रिस्पांसिबल फॉर रप्चर ऑफ डायफ्राम फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, राइट, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ओवरी न्यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो आप बता सकते हो ओवरी न्यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं फॉलिकुलर फेज के अंदर में, ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो कर रही है, यूट्रस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगा हमारे पास में। अब आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करने को बोला है सीआरडी, ये बोल रहा है हार्मोन क्यू का नाम बताओ केस 2 के अंदर में, तो ल्यूटियल फेज है तो ये हार्मोन कौन सा होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। वन फंक्शन का हार्मोन क्यू का, एंडोमेट्रियम का थिकनिंग, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट, विच स्ट्रक्चर इन द ओवरी विल रिमेन फंक्शनल इन केस 2। केस 2 में कौन सा जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल रहेगा, यहाँ पे देखो एचसीजी, और एचसीजी पता है प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो एचसीजी आ गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। यही देखो तुम्हारा जो नॉलेज है उसको उठा करके आपका एनालिसिस का देखा, क्या तुम इस डायग्राम को एनालाइज कर पा रहे हो, और जो नॉलेज लिया था उसको अप्लाई कर पा रहे हो। तो रटने वाला काम बच्चों नहीं चलेगा, चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, अटेम्प्ट इधर ए और बी, पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करने। ओवेरियन हार्मोन कौन से बेटा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है। आपको पता है 14th डे पे एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, इधर इस वाले डेज के अंदर 16 से 28 के बीच में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा। तो आप बता सकते हो पी है एस्ट्रोजन, क्यू है प्रोजेस्टेरॉन। इनका स्पेसिफिक सोर्स बता देना है आपको, पी एंड क्यू का सोर्स क्या है, एस्ट्रोजन का सोर्स क्या था अपने पास, फॉलिकल्स थी, प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स था कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे पी एंड क्यू आइडेंटिफाई करने को बोला है, पिट्यूटरी हार्मोन है तो पी क्या हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच। रोल ऑफ पी, एलएच का रोल बता दो, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो मैंने वो जो स्टिकी नोट बनाए हैं वहां पे मैंने मेल वाला भी बताया, फीमेल वाला भी बताया। अब समझे क्यों बताया था, कंट्रास्ट कर दी, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया है और पूछने की प्रोबेबिलिटी है इस बार भी, इसलिए आपको कंट्रास्ट करके बताया है बच्चों, क्योंकि 5 सेट बनेंगे और 8 नंबर का मतलब 40 नंबर के सवाल उसको निकालने हैं, तो कोई भी सवाल आ सकता है। अब देखो ये वाली जो लाइन थी इस पे आपको बता दिया, डिस्क्राइब द चेंजेस इन ओवेरियन न्यूट्रस एज इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन लेवल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ओवेरियन न्यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे वो बताने हैं, तो आपको हर फेज में ओवेरियन न्यूट्रस के चेंजेस बताने हैं। सो मैंने सब कुछ लिख दिया है, मेंस्ट्रुअल फेज में यूट्रस में क्या चेंज हो रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन का क्या लेवल है, फॉलिकुलर फेज में ओवरी में क्या चेंज है, यूट्रस में क्या चेंज है, हार्मोन्स का क्या लेवल है। जो कुछ मैंने आपको वर्बली बताया उसको मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है, ताकि तुम्हें खुद फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़े, तुम एक बार इसको रीड कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा आंसर कैसे फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के इवेंट्स में। सबसे पहला आता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ओवुलेशन, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और ये सब आपको दिया है। सबसे पहले क्या होता है, एफएसएच सिक्रीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम याद करो, उसकी वजह से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, फर्स्ट के बाद आएगा फोर्थ हमारे पास में, फॉलिकल्स ग्रो होती हैं, देन हमारे पास में क्या होता है, फॉलिकल ग्रो होंगी, देन वी हैव सडन इंक्रीज इन एलएच, इसकी वजह से ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, है ना। ये हुए आंसर्स, अब मजे आ रहे हैं, कुछ सवाल के जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो आप लोग, हाँ। अब ये सब कुछ मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी होगी नहीं होगी तो क्या होगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेसिक है कि सैनिटरी पैड्स यूज करें, सैनिटरी पैड्स को फ्लश ना करें, बात करें उस टाइम पे अपने आप को क्लीन रखें, तो बहुत बेसिक से ही अपने पास में कंसेप्ट है। अब आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होता है एपिडर्मल रीजन में, ओवा एंड स्पर्म एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आने चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन हो पाएगा हमारे पास में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इधर हम देखते हैं तो 2 लेयर है, कोरोना रेडिएटा लेयर है, जोना पेनिसुला लेयर है जो ओवा को सराउंड कर रही है। कोरोना रेडिएटा ओवा को प्रोटेक्ट करती है, वाइटल प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। जोना पेनिसुला लेयर जो होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल होती है,
स्पीशीज के स्पेसिफिक स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेगी एंड पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। जैसे ही एक स्पर्म यहाँ पे अंदर पेनिट्रेट करेगा, ज़ोना पेलिसिडा में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है ये, और नहीं हो पाएगा। जैसे ही स्पर्म ओवा के साइटोप्लाज्म में आएगा तो सेकेंडरी साइट के अंदर जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ओवा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है हमारे पास में, है ना क्लियर। अब यही आपका जो डायग्राम है ऐसा का ऐसा 2025 के पेपर में दे दिया। अगर लेबलिंग वगैरह नहीं बता रहे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पी क्यू आर स्पर्म से तो है, ये बोल रहा है कंपेयर द फेट ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर का फेट क्या, ओनली पी विल बी एबल टू पेनिट्रेट एंड कॉज फर्टिलाइजेशन, क्यू एंड आर की एंट्री क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। राइट द रूल ऑफ ज़ोना पेलुसिडा मैंने लिख दिया है। ज़ोना पेलुसिडा का क्या क्या रूल था, एनालाइजेस द चेंजेस अकरिंग इन द ओवम आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की एंट्री के बाद में फर्दर जो भी स्पर्म की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाएगी। ओवा के अंदर में क्या चेंज हुआ है, सेकेंडरी साइड के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। एक्रोसोम एंड मिडल पीस किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसेंस होते हैं जो क्या करेगा, हमारी जो ओवा की जो सराउंडिंग लेयर है ज़ोना पेलिसिडा उसको पेनिट्रेट करके स्पर्म के अंदर में जा पाएगा। मिडल पीस क्या करता है, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विमिंग के लिए। तो देखो कंपेयर करा स्पर्म की स्ट्रक्चर वाले चीजें, उसको यहाँ लिया है, डिवीजन वाले को भी इधर ले आया है ना। तो आपको चीजें कनेक्ट कर करके आगे चलते जाना है, विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स कुछ भी काम नहीं चलेगा, है ना। ह्यूमन ओवम कंप्लीटेड सेकंड मियोसिस कब करता है, जब स्पर्म गेन कर लेता है एंट्री ओवा की साइटोप्लाज्म के अंदर में, डायरेक्ट आंसर है। Then mention the event that induce the completion of meiotic division in secondary oocyte sperm की entry in the cytoplasm of the ova। बहुत easy है। Trace the journey of zygote until its implantation inside the uterus। zygote की journey क्या होती है until the implantation, अभी हम देखते हैं। Sex determination mechanism तो तुम बता सकते हो ना, इतना तो पता होगा, 6 7 8 से पढ़ रहे हो कि मेल डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स क्या होगा बच्चे का, क्योंकि मेल के अंदर दो टाइप गेमीट प्रोड्यूस होते हैं, एक्स एंड वाई। अगर वाई फीमेल के एक्स के साथ में फ्यूज होगा तो हमारे पास में क्या बनता है, मेल बनता है, एंड अगर मेल का एक्स फ्यूज होगा तो हमारे पास में फीमेल बनता है। तो मेल जो होता है वो डिटरमाइन करता है बच्चे का सेक्स क्या है, तो फीमेल को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर में यूजुअली हमारे पास में होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होंगे, 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, 8 सेल बनी, 16 सेल बनी। 8 से 16 सेल वाले ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मॉर्यूला। मॉर्यूला में ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज होते हैं, आउटर लेयर बनती है हमारे पास में ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो जाती है। इनर सेल मास हमारे पास में आता है, सेल का क्लस्टर है जो कि एम्ब्रियो को बनाता है। अब यही आपका डायग्राम दे दिया गया है इधर लेबलिंग के लिए, और आपसे पूछा वाई क्या है, एक्स क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। वाई क्या है, इनर सेल मास है, एक्स क्या है आपका ट्रोफोब्लास्ट है। फंक्शन अब आप बता सकते हो क्या फंक्शन है, लोकेशन बता सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट की लोकेशन क्या होती है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर में इम्प्लांट होता है ना। बहुत आसान, सब कुछ डायग्राम में लिख दिया है, डायग्राम के अंदर मार्क कर लो, सारे आंसर सही हो जाएंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर में, अगर डायग्राम्स याद है तो। ठीक है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डायग्राम के थ्रू। 2025 का ये सवाल था, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आउटर लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की। देन इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। इनर सेल मास ग्रुप ऑफ सेल जो डिफरेंशिएट होता है इसे एम्ब्रियो। मॉर्यूला क्या होता है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला। कितना आसान है ना। अब मजे आ रहे हैं आपको, अब लग रहा है कि हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, यहाँ में से 100 मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। 16 मार्क्स तो इसमें कहीं से छोड़ने ही नहीं है बेटा, इस यूनिट में से, तो इतनी आसान यूनिट है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या क्या होता है, इसके बहुत सवाल आए हैं आपके, यहाँ पे भी आया है, इधर भी सवाल आया है आपका इम्प्लांटेशन के बाद वाला, है ना। तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई मैटरनल टिश्यू के साथ में इंटरडिजिटेड होते हैं, ब्लड वेसल्स से सराउंडेड होते हैं, और ये मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास में, प्लेसेंटा बना देते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच होता है, जिसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई हुआ एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो के थ्रू CO2 एंड वेस्ट क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में प्लेसेंटा का फंक्शन होता है, ठीक है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जो कि हम देखते हैं। ये बनाता है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बनाता है प्रेगनेंसी के अंदर में। ओवरी बनाती है रिलैक्सिंग हार्मोन। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मल फीमेल के अंदर भी तो होते हैं ना, बट ऐसे कौन से हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बनेंगे, HCG, HPL, रिलैक्सिंग। बार बार ये सवाल MCQ के अंदर आया हुआ, याद रखना। HCG, HPL, रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में बनेंगे। HCG का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम होता है। HPL का काम होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट का। रिलैक्सिन क्या करता है, सर्विक्स को और रिलैक्स करेगा चाइल्ड बर्थ के पास में, ताकि बच्चे की डिलीवरी आराम से हो पाए हमारे पास में। इन सारे हार्मोन्स का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है, क्यों जरूरी होता है कि फीटस की ग्रोथ हो पाए एंड जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस है मदर के अंदर में वो हो पाए, प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाए, सबका अमाउंट बढ़ जाता है हमारे पास में। अभी पूछ रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है,
प्रोजेस्टेरोन भी करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, एससीजी भी करता है। रिलैक्सिन तो ओवरी रिलीज कर रही थी, तो रिलैक्सिन नहीं होगा अपने पास में। और क्या सवाल है 2024 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना। तो कौन सा हार्मोन है, एचसीजी, प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के अंदर में हेल्प करता है। तो याद रखना है, मैंने इसलिए ही वो स्टिकी नोट के अंदर में लिखा है, कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं है मेरे नोट्स के अंदर में, हर चीज का एक रीजन है जो मैं लिख के दिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो इम्प्लांट हो जाती है, ब्लास्टोसिस का डायग्राम बनाने को बोला, और 1.5 नंबर का है। देखो इतना सा डायग्राम 1.5 नंबर का ब्लास्टोसिस का। क्या चेंजेस होंगे एम्ब्रियो के अंदर में आफ्टर इम्प्लांटेशन अप टू प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के पहले क्या क्या चेंजेस, कोरोनियल लेविलाई, मेटरनल टिश्यू वाला बता देना आपको, और अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। अब ये 3 जर्म लेयर्स वाला इधर आया, इम्प्लांटेशन के इमीडिएटली बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाती है एम्ब्रियो के अंदर में, और किसमें डिफरेंशिएट होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के अंदर में, और ये सारी जर्म लेयर सारे मेजर ऑर्गन्स बनाती है। इनर सेल मास में स्टेम सेल्स होती है। तो इसको आपको 2 पार्ट में पूछ लिया गया है, यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन तक पूछ लिया गया है आपको, जो कि यहाँ पे इतना वाला आंसर हो जाएगा आपको कि यूटेराइन टिश्यू सराउंड हो जाता है, प्लेसेंटा फॉर्म कर लेता है। दूसरा आपको पूछा है अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, तो आपको ये वाला आंसर इधर है कि 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन तक कैसे हो रहा है, कि इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म के अंदर में जो मेजर ऑर्गन्स बना देते हैं हमारे पास में। अब जो भी आपका डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, वो कैसे कैसे हो रहा है, फर्स्ट मंथ के बाद में क्या होता है, हार्ट बन जाता है। सेकंड मंथ के अंदर में लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है। 12 वीक से एंड तक लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया वेल डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में पहला मूवमेंट आता है, हेड पे हेयर्स का अपीयरेंस होता है। 24 वीक के एंड में फाइन हेयर्स आ जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, आईलेट सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास में चेंजेस हैं जो होते हैं। अब लास्ट आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, इंट्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में 2025 पे भी क्वेश्चन आया है, 2025 में हाँ के अंदर में क्वेश्चन आया है, मिल्क वगैरह पे भी आया है, ठीक है। फीटल एजिटेशन रिफ्लेक्स क्या होता है हमारे पास में, जब प्लेसेंटा फुली डेवलप्ड फीटस है, प्लेसेंटा है, उसे सिग्नल ओरिजिनेट होता है जो माइल्ड यूट्रस के अंदर में कंट्रैक्शन कराता है। अब क्या होगा, बेबी सर्विक्स की तरफ पुश होता है और यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा तो ब्रेन के पास में इंपल्स जाएगा, इंपल्स जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन और आके यूट्रस मसल पे एक्ट करता है तो फर्दर कंट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से इंटरप्ले चलता रहता है। पूछता क्या है, डिलीवरी ऑफ द फीटस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो फुली डेवलप्ड फीटस से एंड प्लेसेंटा से जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कंटिन्यूअस एक्सपल्शन की कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन की वजह से बेबी एक्सपल आउट हो जाएगा। लैक्टेशन क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रिपेयर हुई रही है एचपीएल की वजह से, एंड जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाएगा तो मेमोरी ग्लैंड प्रिपेयर है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज में उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, और ये रिच होता है आईजीए एंटीबॉडीज में। अब ये सवाल पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉम कौन सी एंटीबॉडीज में रिच होता है, तो आईजीए आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं गिवन है ना, बट आईजीए एंटीबॉडी, और ये शायद ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर में इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया है। When and how does fetal digestion reflex begin? कब होता है, जब बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के एंड पे। कैसे होता है, तो आपको पता है प्लेसेंटा एंड फीटस से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यूटेराइन मसल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको बता देना है किस तरीके से इंटरप्ले हो रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर इज कंसीडर्ड टू बी वेरी एसेंशियल बिकॉज़ इट कंटेन्स आईजीई एंटीबॉडीज, जो हेल्प करता है रेजिस्टेंस डेवलप करने में अगेंस्ट द डिसीजेस। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज, इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये वाला न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म प्रोसेस पूछा था, कैसे होता है, 3 मार्क्स का है, सेम है। आप इसको कोई फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के बता सकते हो, है ना, बहुत आसान। अब आपको लग रहा है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, फुल में से फुल मार्क्स लेके आ पाओगे। तो तुम्हें टेस्ट करने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन के साथ में छोड़ के जा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 2024 के अंदर में आया था, केस बेस्ड क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ इसके अंदर गिवन है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 32, ये भी है आपका क्वेश्चन, कितने मार्क का है, 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो ये वाले जो आपके पास में क्वेश्चन है, इन दोनों के साथ में मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजोगे। एंड अगर ये लेक्चर हेल्पफुल हो रहा है, हेल्प कर रहा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपका पूरा सिलेबस में कवर कर पाऊँ। एंड मेरी गारंटी है जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो अच्छे नंबरों से पास होंगे, एंड जो सिर्फ पास हो रहे थे 80 90 100 मार्क्स लेके आएंगे।